भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से नेताओं पर बात होती है, लेकिन महिला नेताओं पर हम कम बात करते हैं। जबकि भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महिला नेता ऐसी भी रहीं जिन्होंने खुद अंग्रेज होकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद की कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, एनी बेसेंट। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आज बात एनी बेसेंट की। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। लंदन में जन्मी एनी बेसेंट का साल 1893 में भारत आना हुआ। कारण था थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करना। इस संस्था से वो कुछ इस तरह जुड़ी कि हेलेना ब्लावत्स्की की पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन की समीक्षा करने के लिए एनी बेसेंट को कहा गया था। तो एनी बेसेंट इसे पढ़ने के बाद इतनी प्रभावित हुई कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य ही बन गई। इस तरह एक नास्तिक एनी बेसेंट ने धार्मिक संस्था को अपना लिया और आगे चलकर वो सोसाइटी की अध्यक्ष भी निर्वाचित हुई। वैसे एनी बेसेंट शुरुआत से नास्तिक नहीं थी। शुरुआत में ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखती थी, लेकिन एनी बेसेंट की अपनी बेटी को जब गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा तो उसके बाद वो पूरी तरह से नास्तिक हो गई थी और धर्म पर खुलकर सोचने विचारने लगी। इसी वजह से वो 1874 के आसपास नेशनल सेक्युलर सोसाइटी की सदस्य बन गई और नेशनल रिफॉर्मर समाचार पत्र का उपसंपादन भी उन्होंने संभाला। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के बाद उनका झुकाव फिर से धर्म की ओर हुआ। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र अडयार मद्रास में था, जिसे उन्होंने स्थापित किया और प्राचीन विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। लेकिन इन सब के बीच एनी बेसेंट भारत में धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सक्रिय हुई। उन्होंने साल 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में भूमिका निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1914 में एनी ने साप्ताहिक समाचार पत्र कॉमनवेल्थ की स्थापना की। इसी वर्ष उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर उसे न्यू इंडिया नाम दिया। भारत में फैली सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह आदि को दूर करने के लिए बेसेंट ने ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था बनाई। भारत में स्वशासन की मांग के लिए उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। ध्येय IAS में इतिहास विषय के अध्यापक विजय वेद कहते हैं कि इस मामले में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ जो आंदोलन को अंजाम दिया उसका विशेष महत्व है। तिलक के साथ उन्होंने एक विशेष कार्य योजना को अंजाम दिया और यह था स्वशासन के लिए अंग्रेजों से व्यापक मांग उठाना, जो होम रूल आंदोलन के रूप में सामने आया। अभी तक भारत में इस प्रकार की मांग को बढ़ावा नहीं मिला था। ये वही एनी बेसेंट है जिन्होंने तिलक और उनके दूसरे जो सहयोगी थे, जो अडयार में उन्होंने केंद्र स्थापित किया था, अरुंडेल, वाडिया, अय्यर, उनके माध्यम से ये अंजाम दिया। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में एक विशेष लहर पैदा किया। राजनीति में बहस को व्यापक अंजाम दिया और वह था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भांति भारत को भी स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए, इसको लेकर के जबरदस्त आंदोलन खड़ा करना। स्वशासन उनके लिए एक याचना नहीं थी, बल्कि एक भारत का अधिकार था और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक विशेष फौज खड़ी की। पर्चे बांटे गए, भाषण दिए, किसानों, आम शहरी, मजदूर, आम ग्रामीण के बीच में वे खुद गईं, उनके सहयोगी गए। और अब तक जो भारत का राजनीति में निष्क्रियता का दौर चल रहा था, 1907 में सूरत के विभाजन के बाद उसको सक्रियता में इस महिला ने बदल देने का कार्य किया और इसमें बखूबी साथ दिया तिलक साहब ने। साल 1914 में एनी बेसेंट ने जब आयरलैंड की होम रूल लीग की तरह भारत में भी स्वशासन की मांग को लेकर आंदोलन चलाए जाने की योजना बनाई, तो उन्हें लगा कि इसके लिए गर्मपंथी और नरमपंथी आंदोलनकारियों यानी दोनों का सहयोग लेना जरूरी है। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को समझाने की कोशिश की कि वो तिलक और अन्य गर्मपंथी सहयोगियों को कांग्रेस में शामिल होने की इजाजत दे दें। काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इसके बाद गर्मपंथी कांग्रेस में वापस आए। लेकिन एनी बेसेंट होम रूल लीग के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो सहमति चाहती थी वो उन्हें नहीं मिल सकी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सितंबर 1916 तक यदि उनके कार्यक्रमों पर अमल नहीं किया गया तो वो खुद अपना अलग लीग बना लेंगी। इसी बीच तिलक ने अप्रैल 1916 में
बेलगांव में एक प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा कर दी। एनी बेसेंट के समर्थक सितंबर तक का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा कर दी। एनी बेसेंट और तिलक ने अपनी अपनी लीग के कार्य क्षेत्रों का बंटवारा किया। तिलक की होम रूल लीग में कर्नाटक, मुंबई को छोड़कर बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार शामिल थे, जबकि देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग को मिले। दोनों की लीग का विलय नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं था। बकौल एनी बेसेंट, तिलक के कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं थे। बहरहाल आंदोलन को शुरुआत में खूब सफलता मिली और इस भय से एनी बेसेंट और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीनों बाद जब उनकी रिहाई हुई तो वो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। ये साल 1917 की बात है। इसके बाद सरकार ने सुधारों का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर सुधार घोषणाओं की स्वीकृति पर कांग्रेस में एकमत नहीं था। इसी बीच तिलक इंग्लैंड चले गए और एनी बेसेंट गांधीवादी तरीकों को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थी। होम रूल लीग आंदोलन ढीला पड़ गया। विजय वेद कहते हैं कि इन सब के बावजूद एनी बेसेंट ने होम रूल के लिए जो नेतृत्व दिखाया वो असाधारण था। सबसे बड़ी बात है कि एक नेतृत्व अच्छा वो होता है जो विभिन्न तत्वों को और विरोधी तत्वों को भी आपस में जोड़े। इन्होंने जिन्ना, मालवीय, उदारवादी, उग्रवादी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ तक कि गांधी जी को भी साथ में जोड़ने का कार्य किया और इस आंदोलन ने एक भावी पीढ़ी के जुझारू योद्धा भारत को दिए, भारतीयों को जागृत किया और एक नई सुधार योजना को सामने रखा जिससे अब पीछे नहीं हटा जा सकता था। यही वजह है कि अब आगे स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस की मांग तब तक महत्वपूर्ण हुई जब तक कि पूर्ण स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो गई। वैसे भारत आने से पहले 1870 के दशक में एनी बेसेंट ने महिला अधिकारों से जुड़े विषयों पर खूब सार्वजनिक व्याख्यान दिए। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द लॉ ऑफ पॉपुलेशन। यह पुस्तक अर्थशास्त्री माल्थस के जनसंख्या संबंधी विमर्श पर आधारित थी। 1880 के दशक में उन्होंने फैक्ट्री कामगारों पर हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर खूब लेख लिखे, युवाओं और स्त्रियों की न्यूनतम मजदूरी के लिए आवाज उठाई और 1889 में लंदन स्कूल ऑफ बोर्ड के लिए बेसेंट ने चुनाव लड़ा। भारी बहुमत से विजयी हुई और अपने कार्यकाल में उन्होंने स्कूल में बड़े पैमाने पर सुधार किए। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा प्रणाली और कुपोषित बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन के कार्यक्रम शुरू करवाए। यानी अपने दौर में एक महिला होने की ताकत का एहसास उन्होंने भारत आने से पहले अपने ही देश में करवा दिया था। भारत में एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो एक धार्मिक संस्था थी, लेकिन बाद में वो समाज सेवा की संस्था में बदल गई थी। एनी बेसेंट का नाम गांधी के आंदोलनों के बाद भारतीय राजनीति के पटल से भले धुंधला पड़ गया हो, लेकिन अपने अंतिम समय तक एनी बेसेंट ने सामाजिक शैक्षणिक कार्यों में अपनी सक्रियता जारी रखी। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।